जोहू पर्वत के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक प्राकृतिक पहाड़ी घाटी थी। पहाड़ी घाटी का प्रवेश द्वार उत्तर की ओर था और 1000 फीट तक फैला हुआ था। जैसे जैसे यह अंदर की ओर बढ़ता गया, ये और अधिक संकीर्ण होता गया। पूरी पर्वत घाटी एक कीप के आकार की थी और यह पहाड़ी में तब तक चलती रही जब तक कि चौड़ाई केवल 10 फीट या उसके आसपास नहीं रह गई। जब जोहू पर्वत के उत्तर से तूफानी हवाएं चलीं, तो उन्हें जोहू पर्वत ने अवरुद्ध कर दिया और एक जबरदस्त हवा का दबाव और वायु प्रवाह बनाया जो फनल के आकार की घाटी में बह गया। जैसे जैसे वह अंदर की ओर बढ़ता गया और पहाड़ी घाटी संकरी होती गई, हर कदम के साथ हवा की गति और दबाव बढ़ता गया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की स्थापना से पहले इस पहाड़ी घाटी का नाम गेल वैली रखा गया था। घाटी के अंदर बड़े बड़े लुढ़कते पत्थर थे जो हर जगह उड़ रहे थे और इंसानों और मवेशियों के लिए मजबूती से खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की स्थापना के बाद जियांटियन मास्टर्स, जिन्होंने स्थानीय वातावरण का उपयोग करने का फैसला किया था, ने इस पागल पवन घाटी में एक बड़ी श्रृंखला स्थापित की। इससे न केवल हवा की गति बढ़ गई, बल्कि हवा की धारा और दिशा अप्रत्याशित हो गई। हर जगह अंतर्धाराएं थीं और यहां तक कि तेज स्वर्गीय हवाएं भी थीं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती थीं। यह धातु, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी, हवा और बिजली की 7 प्रमुख हत्याओं में से एक थी। ये हिंसक पवन सुरंग थी। वायलेंट विंड टनल का उपयोग मुख्य रूप से मार्शल कलाकारों द्वारा अपनी स्थिरता और फुटवर्क का अभ्यास करने के लिए किया जाता था। एक मार्शल कलाकार के लिए ठोस फुटवर्क सबसे बुनियादी, प्रवेश स्तर की मार्शल आर्ट थी। मार्शल आर्ट की राह पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने संतुलन का अभ्यास करना होगा। यहां तक कि लिन मिंग, जिन्होंने औपचारिक मार्शल आर्ट की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, को भी बुनियादी घोड़े की मुद्रा का अभ्यास करके शुरुआत करनी पड़ी। हालांकि लिन मिंग आज अपनी स्थिरता का अभ्यास करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आंदोलन क्षमताओं का अभ्यास करने के लिए हिंसक पवन सुरंग में आए थे। हिंसक पवन सुरंग में किसी की गति का अभ्यास करना कुछ ऐसा था जिसकी एक सामान्य शिष्य कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई कितना भी तेज क्यों न हो, हवा से छिपना असंभव था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की गति कितनी आश्चर्यजनक है। हिंसक पवन सुरंग में व्यक्ति हमेशा नीचे दबा रहेगा और तेज हवा से बाधित होगी। किसी के आंदोलन का अभ्यास करने के लिए एक शिष्य आमतौर पर 7 प्रमुख हत्या सरणी में से बोल्ड ढलान सरणी का चयन करेगा। बोल्ड ढलान के चारों ओर असंख्य चट्टानें उड़ रही थीं। एक मार्शल कलाकार अपने चकमा देने के कौशल और गति का अभ्यास करने के लिए इनका उपयोग करेगा। इससे पहले लिन मिंग देखने के लिए बोल्ड ढलान पर गए थे और उन्होंने देखा कि बोल्ड ढलान वास्तव में किसी के आंदोलन का अभ्यास करने के लिए एक अच्छी जगह थी। हालांकि ये गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड के लिए उपयुक्त नहीं था। जब कोई बोल्ड ढलान में आंदोलन का अभ्यास करता था, तो सच्चाई ये थी कि एक मार्शल कलाकार द्वारा प्रशिक्षित मुख्य पहलू उनकी प्रतिक्रिया की गति, ताकत और वास्तविक सार शरीर समन्वय था। यदि इन बिंदुओं का अच्छी तरह से अभ्यास किया जाए, तो एक मार्शल कलाकार के पास एक साथ बेहद तेज गति और फुर्तीला चाल होगी। हालांकि ऐसी गति क्षमता खोजना कठिन था जो अत्यधिक गति और लचीलापन दोनों प्राप्त कर सके। उदाहरण के लिए स्वान फेदर फॉल, हेवन पासिंग लैडर, क्लाउड हैंगिंग रोप और ऐसी अन्य गति क्षमताओं ने सबसे ऊपर गति और हल्के काम पर जोर दिया। ये कौशल शरीर को अबाबील की तरह हल्का रखने में कुशल थे। एक बार जब वास्तविक सार घूम गया, तो वे कई दर्जन फीट ऊंची छलांग लगा सकते थे और आसानी से उड़ते हुए पक्षी को पकड़ सकते थे। यह गति बहुत तेज थी। लेकिन तब 7 स्टार ड्रिफ्टिंग क्लाउड, लॉस्ट स्टेप्स, 6 फुट स्टेप और 7 डेस्पायरिंग स्टेप्स जैसी आंदोलन क्षमताएं थीं। इन आंदोलन क्षमताओं ने लचीलेपन और चकमा देने पर जोर दिया। उदाहरण के लिए 7 स्टार ड्रिफ्टिंग क्लाउड में किसी के पैरों ने बिग डिपर के पैटर्न का पता लगाया
जैसे बादलों पर चलना, और उनके पैरों का काम बादलों पर चलने जैसा हल्का था। बड़ी सफलता के चरण पर पहुंचने के बाद कोई एक बार में 7 कदम उठा सकता था, और यह बताना असंभव होगा कि कौन सा कदम पहला या आखिरी था। इन 7 चरणों के भीतर ही व्यक्ति की गति चरम सीमा तक पहुंच सकेगी। ये गतिविधियां चकमा देने पर केंद्रित थीं। वे नजदीकी लड़ाई में बहुत प्रभावी थे। यदि एक आंदोलन क्षमता में एक आंदोलन पहलू में श्रेष्ठता थी, तो इसे एक शीर्ष श्रेणी का मैनुअल माना जा सकता है। यदि कोई गति क्षमता दोनों पहलुओं में बेहतर हो सकती है, तो वह सर्वोत्तम श्रेणी का मैनुअल होगा। हालांकि उस प्रकार की गति क्षमता केवल 7 गहरी घाटियों के मुख्य शिष्यों को ही दी जाएगी। लेकिन जब लिन मिंग ने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड की सामान्य रूपरेखा पढ़ी, तो उन्हें एहसास हुआ कि आंदोलन के इन दोनों पहलुओं में शिखर हासिल करना अभी भी काफी सामान्य था। आंदोलन क्षमताओं के सत्य शिखर को न केवल इन दोनों पहलुओं के शिखर को प्राप्त करने की आवश्यकता थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें अवधारणा और कानून को अपने आंदोलनों में एकीकृत करना था। एक प्रकार की अवधारणा को अपने आंदोलन में पूरी तरह से एकीकृत करने में सक्षम होना पहले से ही बेहद कीमती और दुर्लभ माना जाता था, यहां तक कि देवताओं के क्षेत्र में भी। लेकिन उस शक्तिशाली बुजुर्ग की गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड वास्तव में 2 अवधारणाओं, हवा की अवधारणा और शून्य की अवधारणा को एकीकृत करने में कामयाब रही। गोल्डन विंड रॉक को 9 डे लेवथान रॉक के नाम से भी जाना जाता था। यह एक वायु गुण वाला देवता जानवर था जो 10,000 हवाओं का पूर्वज था। किंवदंतियों में कहा गया है कि गोल्डन विंड रॉक ने भोजन के रूप में बाल ड्रैगन खाया, और इसकी दुर्जयता की डिग्री ट्रू ड्रैगन और ट्रू फीनिक्स के समान थी। हवा के इस गुण के देवता की हवा के बारे में अवधारणा निस्संदेह सबसे अच्छी थी। जहां तक शून्य की अवधारणा का प्रश्न है, इसे उस शक्तिशाली बुजुर्ग ने तुरंत समझ लिया था, जिसने गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड का निर्माण किया था, जब उसने गोल्डन विंड रॉक को अंतरिक्ष में छेद करते हुए और असीमित शून्य में प्रवेश करते देखा था। शून्य की संकल्पना एक अत्यंत भ्रामक आदर्श थी। फिलहाल यह वर्तमान लिन मिंग से बहुत दूर था। वह केवल हवा की अवधारणा को ही छू सका, और हवा की अवधारणा का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह निश्चित रूप से हिंसक पवन सुरंग थी। क्या कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन कठिनाई के 7वें स्तर में प्रवेश करना चाहेंगे? हिंसक पवन सुरंग की रखवाली करने वाले डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने लिन मिंग को चौड़ी आंखों से देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। हिंसक पवन सुरंग को 12 अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक खंड की व्यक्तिगत कठिनाइयों को समायोजित किया जा सकता था। 7वां स्तर एक कठिनाई थी जिसका उपयोग अर्थ हॉल के शिष्य जो रैंकिंग स्टोन पर 100 रैंक के आसपास थे, करते थे। अब जब लिन मिंग ने स्वर्गीय निवास के ऊपरी सोपानों में प्रवेश कर लिया है, तो उसे कठिनाई के 10वें स्तर से शुरुआत करनी चाहिए थी। ये जानना था कि झुयान ने अभ्यास के लिए कठिनाई के 10वें स्तर का उपयोग किया था। स्वर्गीय निवास के शीर्ष 10 शिष्य अक्सर अभ्यास के लिए 11वें स्तर का उपयोग करते थे। जहां तक उच्चतम 12वें स्तर की बात है, कोई भी वास्तव में अंदर की प्रचंड हवाओं का सामना करने में सक्षम नहीं था। यहां तक कि लिंग सेन भी केवल समय की अगरबत्ती तक ही कायम रह सका। अगर आज लिन मिंग ने कठिनाई के 10वें या 11वें स्तर में प्रवेश करने का फैसला किया होता, तो डीकन को इतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन लिन मिंग का अस्तित्व किस प्रकार का था? वह एक संभावित भावी मुख्य शिष्य था जो लिंग सेन, ताको और झांग गुआन्यू को चुनौती देगा, और फिर भी उसने कठिनाई के 7वें स्तर को चुना था। इसने वास्तव में डीकन को हैरान कर दिया। इसलिए उन्होंने पूछा, जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन, कठिनाई का 7वां स्तर आमतौर पर निचले क्रम के शिष्यों द्वारा उपयोग किया जाता है। क्या जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यकीन है कि मैं 7वां स्तर खोलना चाहता हूं, मजाक नहीं। ठीक है,
डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने कंधे उचकाए और कठिनाई को 7वें स्तर तक खोल दिया। आखिर वक्त तो उसका था। यह उसकी पसंद थी कि वह कौन सी कठिनाई तय करना चाहता है। कम कठिनाइयों में वह सच्चे सार के पत्थरों को भी बचा सकता था। हिंसक पवन सुरंग का रास्ता खुलने के बाद लिन मिंग तुरंत प्रवेश कर गए। जैसे ही वह हिंसक पवन सुरंग में दाखिल हुआ, लिन मिंग ने तुरंत गर्जन, तेज हवाओं की आवाज सुनी जैसे कि अंदर गड़गड़ाहट हो रही हो। विशेष रूप से आसपास के क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कठिनाई का 10वां स्तर और उससे ऊपर का स्तर खोला था। उस वायु की भयंकर गर्जना ऐसी थी जैसे हजारों सैनिकों की सेना गरज रही हो, जैसे वे आगे बढ़ रहे हों। उस आवाज को सुनकर ही अंदर की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता था। लेकिन लिन मिंग हिंसक पवन सुरंग में कठिनाई के केवल 7वें स्तर पर था, और यह अपेक्षाकृत शांत वातावरण था। अपनी खेती से वह हिंसक पवन सुरंग में आसानी से चल सकता था। लिन मिंग हिंसक पवन सुरंग के मध्य क्षेत्र में पहुंचे। इतनी दूर तक हवा की गति मामूली थी। वह रुक गया, अपनी आंखें बंद कर ली और हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी पहाड़ी हवा को पूरी तरह महसूस करने लगा जो उसके ऊपर चल रही थी। अवधारणा शब्द अस्पष्ट और अमूर्त लगता था। स्काई फॉर्चून किंगडम में यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट हवा की अवधारणा को समझना चाहता है तो उसे नहीं पता होता कि कहां से शुरू करें। अवधारणा क्या थी? यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आसानी से समझ सके। लेकिन जब लिन मिंग ने उस आत्मा के टुकड़े को निगल लिया तो उसे एक अवधारणा क्या थी इसकी स्पष्ट समझ प्राप्त हो गई थी। निःसंदेह इसे समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं पर निर्भर रहना होगा। अवधारणा वास्तव में एक कानून थी। यह प्रकृति की शक्ति थी। एक बार जब यह समझ में आ गया तो कोई भी शक्ति के मूल भाग को नियंत्रित कर सकता है। विस्तृत दुनिया में हर चीज के अपने अंतर्निहित कानून थे। उदाहरण के लिए, पानी सबसे निचली घाटी की ओर बहेगा, आग सबसे ऊंचे शिखर तक पहुंच जाएगी। यिन और यांग ने एक दूसरे का समर्थन और संयम किया, और जीवन और मृत्यु इत्यादि। ये सबसे बुनियादी कानून थे। कानून को आत्मा की गहराई तक विस्तारित करें और सभी चीजों की उत्पत्ति को नियंत्रित करें। अवधारणा का यही अर्थ था। लिन मिंग को हवा की अवधारणा को समझने के लिए हवा का विरोध करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हवा के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके अनुरूप होने और उसकी शक्ति को महसूस करने की जरूरत थी। यदि लिन मिंग ने अपनी दुर्जेय शारीरिक शक्ति और पेनिट्रेटिंग रेनबो के समर्थन के साथ अपने वास्तविक सार का उपयोग किया, तो वह आसानी से कठिनाई के 10वें स्तर का विरोध करने में सक्षम होगा और 11वें स्तर की कठिनाई को भी चुनौती देने में सक्षम होगा। हालांकि ये बातें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थीं। उन्होंने कठिनाई का 7वां स्तर चुना था। पूरी तरह रुकने के बाद लिन मिंग ने हवा की ताकत का विरोध करना बंद कर दिया और अपने शरीर को पूरी तरह से आराम करने दिया। फिर बिना किसी चिंता के उसे भयंकर हवाओं द्वारा उड़ा दिया गया। लिन मिंग ने लगातार अपने शरीर को हवा में समायोजित किया, हवा के अनुकूल ढलते रहे और उसकी ताकत उधार लेते रहे। हालांकि शुरू से ही उसके पास दहलीज पार करने का कोई रास्ता नहीं था। पेंग। लिन मिंग चट्टानों से बुरी तरह टकराया। भले ही उसका शरीर शारीरिक रूप से मजबूत था और वह सच्चे सार द्वारा संरक्षित था, फिर भी उसे चक्कर आ रहा था क्योंकि उसके अंदर खून बढ़ रहा था। लिन मिंग उठ खड़ा हुआ, एक बार फिर हवा के साथ एकीकृत हो गया और एक बार फिर हवा से उछलकर दीवार से टकरा गया। उन्होंने इस प्रयोग को बार बार जारी रखा और बार बार चट्टानी दीवार से टकराते रहे। लिन मिंग पहले ही गिनती भूल चुका था कि उसने कितनी बार दीवार से टकराया था। उसे कई चोटें लगीं और वह कटों और घावों से भर गया था। उसके चेहरे पर कई खरोंचें थीं और उसके कपड़े तार तार हो गए थे। वह लगभग नग्न था। यह काफी भयानक लग रहा था। लिन मिंग ने वांग यूहान को पहले ही सूचित कर दिया था कि वह आज इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में नहीं जाएंगे।
एक ही सांस में उन्होंने वायलेंट विंड टनल पर 8 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। वह पूरे समय का उपयोग हवा की शक्ति और महिमा को महसूस करने में करता था। यह पूरी तरह से मर्दवादी खेती की पद्धति थी। भले ही लिन मिंग ने दवाइयों का पूरा स्टॉक कर लिया था, फिर भी उसकी ऐसी शर्मनाक शक्ल सामने आई। मैं सचमुच लापरवाह था। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे कपड़े इस तरह बर्बाद हो जाएंगे, और मैं अपने साथ कोई अतिरिक्त कपड़े नहीं लाया था। लिन मिंग ने जबरन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से उसके लिए कुछ कपड़े लाने के लिए कहने को तैयार हुआ। इस समय दोपहर होने को थी। उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ध्यान में बैठे हुए ऊब गया था और बहुत उदास मूड में था। समय समय पर वह लिन मिंग पर ध्यान देता। लिन मिंग ने सुबह से शाम तक 8 घंटे के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। इतने लंबे समय के साथ उसने केवल कठिनाई का 7वां स्तर खोला था। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन क्या सोच रहे थे? क्या वह उच्च स्तर को संभाल नहीं सकता था, या वह खेलने के लिए अंदर जा रहा था? चारों ओर खेल? नहीं, यह असंभव है। जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन का व्यक्तित्व 15 साल के लड़के जैसा नहीं है। वह हिंसक पवन सुरंग में क्या कर रहा है? डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने इस बारे में बहुत देर तक सोचा और फिर भी समझ नहीं आया। इसलिए उन्होंने इसके बारे में भूलने का फैसला किया। वे उच्च स्थिति वाले लोग वास्तव में मुझे सिरदर्द देते हैं। इन 7 प्रमुख हत्याओं में समय बहुत कीमती है। कई मार्शल आर्टिस्ट कई दिनों में एक बार भी आने से झिझकते हैं। कभी कभी जब वे आते हैं तो वे अपने साथ कई साथी भी ला सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को आधे घंटे का समय लगता है। लेकिन फिर इस जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन के पास हर महीने पूरे 10 दिन होते हैं, इसलिए वह इतना मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करता है और एक पहले ही पूरे 8 घंटों के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने केवल कठिनाई का 7वां स्तर खोला। भले ही हम दोनों लोग हैं, फिर भी यह मुझे परेशान करता है। बहुत परेशान करने वाला। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई भावना से आह भर रहा था। तभी इसी समय लिन मिंग हिंसक पवन सुरंग से बाहर आया और पूछा, मुझे खेद है वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, लेकिन क्या आप मुझे कपड़ों का एक अतिरिक्त सेट तैयार करने में मदद कर सकते हैं? इस समय लिन मिंग की हालत खराब थी। वह लगभग नग्न था। यदि उसने और अभ्यास किया तो उसके पास अपने केबिन में वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे ही डीकन ने लिन मिंग को देखा, जो अचानक चिथड़ों में प्रकट हुआ था और उसका गंदा शरीर अनगिनत घावों से ढका हुआ था, डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई केवल स्तब्ध होकर देखता रह गया। उसका जबड़ा इतना नीचे झुक गया था कि उसके अंदर एक अंडा भरा जा सकता था। उसने लंबे समय तक कोई जवाब नहीं दिया, जब तक कि उसने अंततः पहचान नहीं लिया कि भिखारी की शक्ल वाला ये युवा गंदा आदमी लिन मिंग था। ये उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पूरी तरह से भ्रमित था। क्या हिंसक पवन सुरंग के अंदर राक्षस थे? नहीं, यह असंभव था। हिंसक पवन सुरंग का उपयोग प्रतिदिन किया जाता था। अंदर राक्षस कैसे होंगे? या क्या उसने कठिनाई स्तर को लेकर कोई गलती की थी? वह घूमा और सरणी निर्माण के पैनल बोर्ड को देखा। यह वास्तव में कठिनाई का 7वां स्तर था। लेकिन जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन की शक्ल इतनी खराब क्यों होगी? अंदर क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन की फुटवर्क तकनीक स्थिर नहीं थी? यह भी असंभव था। उन्हें मार्शल स्टेज पर याद आया कि जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन एक ऊंचे पहाड़ की तरह स्थिर थे। उनकी फुटवर्क तकनीक में कुछ भी गड़बड़ी होना असंभव था। इस मामले में लिन मिंग स्पष्ट नहीं कर सके। उन्होंने कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, क्या मैं आपको कठिनाई को एक स्तर तक कम करने और कठिनाई के 6ठे स्तर को खोलने के लिए परेशान कर सकता हूं? कठिनाई के 7वें स्तर पर हवा का वेग बहुत तेज था। लिन मिंग जिस समय हवाई यात्रा पर थे वह बहुत कम था। जैसे ही उसे हवा की उत्पत्ति का एहसास होने वाला था, वह तुरंत दीवार से टकरा गया। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि कठिनाई कुछ कम हो जाएगी।
हवा की अवधारणा को समझने के लिए उन्हें हवा की ताकत का विरोध करने की आवश्यकता नहीं थी। हवा की ताकत भी कोई मायने नहीं रखती। आप कठिनाई कम करना चाहते हैं। डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई थोड़ा पागल हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपना मुंह कैसे खोले और लिन मिंग से कैसे पूछे। लिन मिंग ने एक बार फिर पवन सुरंग में प्रवेश किया और कई परीक्षणों के माध्यम से उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह हवा की अवधारणा को समझने में सक्षम होने लगा है। वह इस अवसर का उपयोग एक झटके में पवन अवधारणा की दहलीज पर कदम रखने के लिए करना चाहता था। अपने 8 घंटे के अभ्यास का समय समाप्त होने के बाद लिन मिंग पहले ही कम से कम 10,000 बार दीवार से टकरा चुका था। यदि वह उच्च गुणवत्ता वाली चोट की दवा नहीं लाया होता, तो इतने सारे प्रहारों के प्रभाव से उसे पहले ही कई आंतरिक चोटें लग चुकी होती। इस समय लिन मिंग के शरीर पर एक भी ऐसा स्थान नहीं था जिस पर चोट न लगी हो। जब उसने कपड़े बदले और सुरंग से बाहर निकला, तो डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई पूरी तरह से भ्रमित हो गया। डैकन के पास स्वर्गीय निवास का एक शिष्य खड़ा था। उसने लिन मिंग को उसकी फटी हालत में नहीं पहचाना। उसने केवल यही सोचा, यह कौन सा अद्भुत निम्न कोटि का शिष्य है। आप निम्न स्तर की कठिनाई को खोलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आपके अभ्यास में इतना मर्दवादी होने की जरूरत थी? जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन, आप वहां क्या कर रहे थे? डीकन वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ने पूछा। अभ्यास। लिन मिंग मंद मंद मुस्कुराए। एक सहज उत्तर देने के बाद उसने डीकन द्वारा दूसरा प्रश्न पूछने का इंतजार नहीं किया और चला गया। वह शिष्य जो अभी भी वहां प्रतीक्षा कर रहा था, ने पूछा, जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन? कौन सा लिन? लिन वू। यह सही नहीं है। हालांकि लिन वू थोड़ा कमजोर है, लेकिन वह उतना बुरा नहीं है। उपयाजक ने शिष्य पर बुरी नजर डाली और गुस्से से कहा, जूनियर प्रशिक्षु भाई लिन मिंग। लिन मिंग, हा, सीनियर अप्रेंटिस भाई, आपका मजाक बहुत मजेदार है। यदि वह लिन मिंग वास्तव में हिंसक पवन सुरंग में कठिनाई के उस स्तर तक पहुंच सकता है, तो मैं अब से उल्टा चलूंगा। आप जैसे चाहें चल सकते हैं। अगली बार यकीन न हो तो खुद देख लेना। उपयाजक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई को शिष्य से परेशान होने में अनिच्छा थी। उन्होंने गठन सरणी को बंद करना शुरू कर दिया। उसके काम से निकलने का समय हो गया था। उस रात लिन मिंग अपने केबिन में लौटने के बाद उन्होंने औषधीय जड़ी बूटियों से भरा एक उबला हुआ बाथटब तैयार किया। कपड़े उतारते ही वह बाथटब में कूद गया और 2 घंटे तक बाथटब में भीगता रहा। उसके शरीर पर लगे घाव धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लगे। जैसे ही वह टब में बैठा और रात के लिए ध्यान किया, अगले दिन तक उसके शरीर ने औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति को अवशोषित कर लिया था और उसकी चोटें गायब हो गई थीं। औषधीय जड़ी बूटियों से भरे उस बाथटब की कीमत लगभग 7,000 टन सोने की थी। पहले उन्होंने कच्चे माल पर जितना सोना खर्च किया था, वह उनके 7 या 8 वर्षों के अभ्यास के लिए पर्याप्त था। लेकिन वर्तमान में दवा का वह बाथटब पहले ही पूरी तरह से उपयोग में लाया जा चुका था। इससे लिन मिंग भावुक होकर आहें भरने लगे। यदि कोई मार्शल आर्ट विकसित करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, तो चाहे उसके पास कितनी भी प्रतिभा हो, वह बेकार होगी। कल वह 8 घंटे की मेसोचिस्टिक प्रैक्टिस से गुजरा था। लिन मिंग ने आखिरकार हवा की अवधारणा को छू लिया था, लेकिन फिर भी वह दहलीज को पार करने में कामयाब नहीं हुआ था। वह अभी भी उस पवन अवधारणा को समझ पाने से बहुत दूर था। इतने गूढ़ और गहन गोल्डन रॉक शैटरिंग द वर्ल्ड के साथ लिन मिंग ने इतने कम समय में इसे विकसित करने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं की थी। फिर भी बस इसका थोड़ा अभ्यास करना असीम आनंददायक था। आज लिन मिंग हिंसक पवन सुरंग पर नहीं गए। उसे अपने शरीर को कल प्राप्त अनुभवों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक ध्वनि प्रसारित करने वाला ताबीज जलाया और वांग यूहान को एक संदेश दिया। आज वह इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में जाएंगे। पिछले दिनों स्काई फॉर्चून सिटी में एक मामूली मामला घटित हुआ था।
जू परिवार ने घोषणा की थी कि क्योंकि जुयान ने पारिवारिक नियमों का उल्लंघन किया था, उसकी सजा ये थी कि उसे परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि 10वें राजकुमार, क्लाउड प्रिंस, ने उसके और जुयान के बीच एक अलग रेखा खींच दी थी। इस मामले को बहुत ही लो प्रोफाइल तरीके से निपटाया गया था। हालांकि सभी प्रमुख शक्तियों ने इस घटना पर ध्यान दिया था। हर कोई जानता था कि जुयान और लिन मिंग के बीच मनमुटाव था, और कुछ अधिक जानकार लोग भी जानते थे कि यह लैन यून्यू से संबंधित था। कुछ विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार जुयान और लिन मिंग एक अव्यवस्थित प्रेम त्रिकोण में शामिल गहरे प्रेम प्रतिद्वंद्वी थे। उनके बीच कई छोटी छोटी लड़ाइयां हुईं और उनका संघर्ष लगातार तीव्र होता गया। इस बिंदु पर जू परिवार ने जुयान को अपने रैंक से निष्कासित कर दिया था, और 10वें राजकुमार ने जुयान के साथ एक रेखा खींची थी। आखिर इसका मतलब क्या था? कई लोगों ने सोचा कि जू परिवार और 10वें राजकुमार ने लिन मिंग के प्रति सद्भावना दिखाने के लिए ऐसा किया था। लिन मिंग को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सीधे अपने मुख्य परिवार से निष्कासित कर दिया था। लेकिन क्या यह बहुत अधिक असभ्य और लापरवाह नहीं था? हालांकि लिन मिंग आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। वह स्पष्ट रूप से क्राउन प्रिंस के करीब थे और उनके पक्ष में थे। यदि 10वां राजकुमार लिन मिंग पर जीत हासिल करने में असमर्थ था और फिर भी जुयान को निष्कासित कर दिया था, तो क्या यह दोहरा दंड केवल दुश्मन की अपनी पत्नी को देने के साथ साथ अपने स्वयं के सैनिकों को खोना नहीं था? 10वें राजकुमार के कार्यों के पीछे क्या कारण था? लिन मिंग ने यह खबर सुनने के बाद उन्हें भी यह कुछ हद तक समझ से परे लगा। क्या 10वें राजकुमार ने सद्भावना दिखाने के लिए यह निर्णय लिया? क्या यह जरूरी था? जुयान को परिवार से निकाल दिया गया और उसने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस भी छोड़ दिया। मुझे उससे सावधान रहना चाहिए। वह एक उदास जीवन जी रहा है, लेकिन वह जानता है कि दुख कैसे सहना है। इससे उसकी कठोरता बहुत बढ़ जाएगी। बाद में वह निश्चित रूप से किसी भी तरह मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा। मेरी ताकत बढ़ रही है और मैं डरता नहीं हूं, लेकिन मेरे माता पिता ग्रीन शहतूत शहर में हैं। मुझे लिन परिवार को इसके बारे में सूचित करना चाहिए और अपने माता पिता की सुरक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्य से जब मैं उस मंच पर हो सका तो मैंने उसे नहीं मारा, और अब मैं भविष्य की परेशानी छोड़ गया हूं। लिन मिंग की आंखों में एक ठंडी ठंडक छा गई। हालांकि जब वांग येगाओ और वांग यानफेंग ने क्रूर तरीकों का उपयोग करके उसके साथ व्यवहार करने की कोशिश की थी, तब उसने पीछा करने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह एक नरम दिल वाला व्यक्ति था, खासकर जब इस संभावना का सामना करना पड़ा कि कुछ चीज उसके प्रियजनों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। ये सोचकर लिन मिंग ने स्काई फॉर्चून सिटी की लिन फैमिली शाखा में एक ध्वनि संचारित ताबीज भेजा और उन्हें अपने माता पिता की स्थिति के बारे में बताया। उस दोपहर लिन मिंग ने इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन में जाने का फैसला किया था। यही वजह थी कि उन्होंने वांग यूहान के साथ एक नियुक्ति की थी। जैसे ही वह सड़क पर चल रहा था, लिन मिंग अचानक रुक गया। वह एक व्यक्ति से टकरा गया था। लिन मिंग को इस व्यक्ति के बारे में पहले से ही आभास था। वह एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट थे, जिन्होंने क्राउन प्रिंस लियाओ वेन्युआन के अधीन काम किया था। क्राउन प्रिंस ने लियाओ वेन्युआन की उनके करियर में मदद की थी और उन पर दया दिखाई थी। इससे पहले कि लियाओ वेन्युआन ने प्रसिद्धि और धन अर्जित किया, एक युवा क्राउन प्रिंस ने उसकी मदद की थी। दयालुता का वह स्पर्श अविस्मरणीय रूप से मूल्यवान रहा। यही कारण है कि भले ही लियाओ वेन्युआन के पास अब एक उपाधि थी और उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर भी उसने सिंहासन पर संघर्ष के गंदे पानी में प्रवेश करने का फैसला किया था और सिंहासन पर चढ़ने में क्राउन प्रिंस की सहायता करने के लिए तैयार था। मिस्टर लिन, लियाओ वेन्युआन ने लिन मिंग की ओर विनम्र अभिवादन में अपनी मुट्ठी बांधी। सीनियर लियाओ बहुत विनम्र हैं। इस जूनियर को मिस्टर लियाओ के सामने झुकना चाहिए। लिन मिंग ने अपनी मुट्ठी बंद की और लियाओ वेन्युआन की ओर शिष्टाचार पूर्वक प्रणाम किया।
लिन मिंग को यह आश्चर्यजनक नहीं लगा कि वह यहाँ लियाओ वेन्युआन से मिले। इन दिनों जब वह सड़कों पर चल रहा था तो उसने महसूस किया था कि लोगों की निगाहें उस पर पड़ रही हैं, जैसे लोग जानबूझकर या अनजाने में उसका पीछा कर रहे हों। लेकिन इन लोगों का कोई जानलेवा या खतरनाक इरादा नहीं था। वे स्पष्ट रूप से क्राउन प्रिंस द्वारा भेजे गए थे। लिन मिंग की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। जैसे ही वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस से एक कदम भी बाहर निकलता, लोग तुरंत उसका पीछा करते और छाया में उसकी रक्षा करते। ये कहा जा सकता है कि यदि 10वां राजकुमार उसे स्काई फॉर्चून सिटी में मारना चाहता था, तो यह क्राउन प्रिंस को मारने से ज्यादा आसान नहीं होगा। क्राउन प्रिंस को स्पष्ट रूप से पता था कि वह इन दिनों अक्सर इंस्क्रिप्शन एसोसिएशन का दौरा कर रहे थे। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि मिस्टर लिन को मेरा नाम पता होगा। सच कहूं तो मैं एक कच्चा व्यक्ति हूं और मैं इन शिष्टाचारों के साथ बहुत सहज नहीं हूं। यदि आप बुरा न माने तो मैं असभ्य हो जाऊंगा और इसके बजाय मिस्टर लिन, ब्रदर लिन कहूंगा। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई लियाओ के शब्द स्पष्ट और सीधे हैं। सच कहूं तो मुझे भी शिष्टाचार और मान सम्मान पसंद नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। भाई लिन, आज मैं विशेष रूप से आपकी तलाश में आया हूं। आप शायद जानते हो या न जानते हो, लेकिन जू यान को जू परिवार से निकाल दिया गया है। लियाओ वेन्युआन ने ये शब्द सच्चे सार ध्वनि प्रसारण के माध्यम से भेजे थे। मम्मर, लिन मिंग ने सिर हिलाया और सच्चे सार ध्वनि संचरण के साथ बोलना भी बदल दिया। आपको जू यान से सावधान रहना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ अजीब भी लगता है। जू परिवार इतना क्रूर क्यों था? यह निर्दयता भाई लिन के कारण है। आपके पास 7 प्रोफाउंड एनॉय या मार्शल हाउस मास्टर बनने की संभावना है। उस स्थिति के साथ, चाहे वह जू परिवार हो या 10वां राजकुमार, वे आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन उनके लिए जू यान भविष्य में अधिक से अधिक एक पल्स कंडेंसेशन मार्शल कलाकार होगा। पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट एक स्वीकार्य क्षति है, इसलिए उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। बाद में जू यान आपसे नफरत करेगा और आपकी हत्या करने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा होता है तो जू यान दोष लेगा और जू परिवार और 10वें राजकुमार को फंसाया नहीं जाएगा। तो यह ऐसा ही है। ठीक है, जब बड़े परिवारों और शाही शक्तियों के आंतरिक संघर्ष की बात आती है तो परिवार को भी नहीं बख्शा जाएगा। लिन मिंग को शाही सत्ता संघर्ष और बड़े पारिवारिक हितों जैसी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, इसीलिए प्राचीन काल से ही शासक को चतुर होना चाहिए, अन्यथा उनके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव होगा। लियाओ वेन्युआन रुका और आह भरी। वह क्राउन प्रिंस की मानवता और धार्मिकता के बारे में सोच रहा था, जिसका दुर्भाग्य से दृढ़ संकल्प अपर्याप्त था। यह सही है। भाई लिन, आपने पहले महामहिम क्राउन प्रिंस से कुछ सामग्रियों की तलाश करने के लिए कहा था। हमने पहले ही उनकी तलाश शुरू कर दी है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्काई फॉर्चून किंगडम के पास नहीं है। क्राउन प्रिंस ने पहले ही लोगों को देखने के लिए पड़ोसी देशों में भेज दिया है। हुलो राष्ट्र के व्यापार मेले में चारों ओर से चीजें मौजूद हैं। वहां कुछ सामग्री मिलना संभव होना चाहिए, लेकिन सारी सामग्रियां जुटाने में काफी समय लगेगा। जहां तक उस जागीर का सवाल है जिसे भाई लिन वापस करना चाहते हैं, महामहिम क्राउन प्रिंस ने कहा है कि वह पहले ही भाई लिन को जमीन उपहार में दे चुके हैं। वह इसे वापस कैसे ले सकते हैं? भाई लिन, कृपया इस मामले में राहत महसूस करें। हुलो राष्ट्र 7 गहरी घाटियों के शासन के तहत बड़े देशों में से एक था। सैन्य बलों के बावजूद, या उनके पास कितने भी स्वामी हों, ये सब स्काई फॉर्चून साम्राज्य से आगे निकल गया। हुलो राष्ट्र का व्यापार मेला 100,000 मील के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध और बहुत प्रसिद्ध था। बात सिर्फ इतनी थी कि यह स्काई फॉर्चून किंगडम से बहुत दूर था। यहां तक कि अगर कोई स्नो ड्रैगन हॉर्स पर सवार हो जो एक दिन में 2000 मील की दूरी पार कर सकता है, तो भी उसे वहां पहुंचने में 1 दर्जन या उससे अधिक दिन लगेंगे।
उलू राष्ट्र तक पहुंचने में लगने वाले समय के साथ साथ सामग्रियों को ढूंढने में लगने वाले समय और इस तथ्य के साथ कि कुछ सामग्रियों को आवश्यक रूप से खरीदा नहीं जा सका, पूरी सूची प्राप्त करने के लिए केवल क्राउन प्रिंस पर निर्भर रहना गलत था। शरीर शिलालेख प्रतीक के लिए सामग्री की। लिन मिंग ने हार्दिक सराहना करते हुए कहा, कृपया मेरे लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दें। मैं, लिन मिंग, इस उपकार को हमेशा याद रखूंगा। हाँ, भाई लिन बहुत विनम्र है। जैसे ही मैं भाई लिन से मिला, मुझे पता चल गया कि भाई लिन जानने लायक व्यक्ति थे। निश्चिंत रहें, क्राउन प्रिंस के पास कुछ बचत है जो उन्होंने वर्षों से अर्जित की है। वह कुछ सामग्री खरीदने का बोझ आसानी से उठा सकता है, लेकिन जिस पर बोझ है वह वास्तव में भाई लिन है। भाई लिन के पास न केवल अद्भुत मार्शल आर्ट कौशल है, बल्कि उन्हें शिलालेख तकनीक की भी गहन समझ है। इससे सचमुच किसी को भी अविश्वास महसूस होता है। भाई लिन, आपने वास्तव में मुझे जीनियस शब्द के अर्थ को त्यागने पर मजबूर कर दिया है।